हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शन एकेडमी पर। अब तक हम करंट अफेयर जो हमारा अगस्त का है, अगस्त 2022 का, उसमें इंटरनेशनल और जो नेशनल करंट अफेयर है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय और जो भारत का करंट अफेयर है उसकी हम बात कर चुके हैं अच्छे तरीके से। उसे आप सब लोगों ने बहुत प्यार भी दिया, बहुत पसंद किया और आगे हम अभी कंटिन्यू हम करेंगे हमारा राजस्थान का जो करंट अफेयर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है। राजस्थान का करंट अफेयर हमारी राजस्थान की जो भर्ती है उनमें तो सबसे इम्पोर्टेंट है उनमें। तो हम पढ़ते हैं। वापस आपको बता दूं कि मैं इस बार सूजस को भी सम्मिलित कर रहा हूं, जो हमारा सूजस है ना उसको भी सम्मिलित करेंगे ताकि और अधिक बेटर तरीके से हम गहराई को भी पढ़ सकें, क्योंकि करंट अफेयर आपके लिए आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वैसे भी अगर किसी इंटरव्यू वाले एग्जाम में बैठ रहे हैं या मेंस लिख रहे हैं जैसे आरएस वगैरह में, तो वहां पे भी आपको बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। साथ में जो रीट मेंस वगैरह है उसमें तो अलग से राजस्थान समसामयिक के लिख रखा है, और वो जो टीचर्स एग्जाम्स हैं उनमें भी, और एलडीसी की वैकेंसी आएगी उनमें भी, और हाईकोर्ट एलडीसी में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको पार्ट शायद दिया हुआ है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो पढ़ेंगे, जिसमें हम सूजस को सम्मिलित करेंगे और जो हमारी करंट क्रोनोलॉजी है उसको सम्मिलित करते हुए चलते हैं। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। परिवार नियोजन सेवाओं में केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? परिवार नियोजन सेवाओं के लिए एक रैंकिंग निकाली गई। परिवार नियोजन सेवाएं क्या होती हैं? मतलब आप परिवार को कितना एक्सटेंड कर रहे हो, कितना आप कंट्रोल कर रहे हो उस पर। जो भी मतलब आप जैसे महिलाएं हैं उनको क्या है, गर्भ निरोधक इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं उनमें, है ना। आपको जो अनचाहा गर्भ धारण नहीं करे, है ना, या फिर जरूरत हो तभी बच्चा हो सके, और जो 2 से बच्चे ज्यादा पैदा नहीं हो, तो ये परिवार नियोजन सेवाओं के लिए इसके लिए कार्यक्रम चल रहा है। किसके द्वारा? केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, ठीक है। फिर उसको अलग अलग राज्यों सरकार द्वारा इम्प्लीमेंटेशन उसका किया जाता है ना। तो इसी के तहत जो हमारे जो केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है उसने अपनी रैंकिंग निकाली है, उसमें राजस्थान को दूसरा स्थान मिला, ठीक है। राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान मिला है। और आपको बता ही दिया मैंने ये होता क्या परिवार नियोजन हेतु। तो इसमें क्या है, गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एक बार इंजेक्शन लगा दें तो 3 महीने तक फिर मतलब आप गर्भ धारण नहीं कर सकती औरतें, ठीक है। तो एक बार इंजेक्शन लगाने पर 3 महीने के लिए गर्भ धारण नहीं कर सकती, और ये अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन होता है ना। कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान, ठीक है। आपको मैं 5-7 क्वेश्चन करने के बाद में आपको रिवाइज भी करा दूंगा एक साथ उनको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, है ना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जगत की मशहूर मैगजीन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जगत की मशहूर मैगजीन ट्रेवल प्लस लेजर द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 शहरों की सूची जारी की है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 शहरों की सूची जारी की गई है। इनमें कौन से दो भारतीय शहर शामिल हैं? तो भाई ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इसलिए पूछे भारतीय शहर, लेकिन ये राजस्थान के ही शहर हैं दोनों, जो कि पूरे भारत में से क्या पूरे एशिया में से ही टॉप 2 रैंकिंग पे हैं। मतलब राजस्थान में भी पहले टॉप 2 हैं, भारत में भी टॉप 2 हैं, और एशिया में भी टॉप 2 हैं, ठीक है। कौन से? जयपुर और उदयपुर। किसके लिए? ट्रेवल प्लस मैगजीन है, ठीक है, पर्यटन जगत के लिए। मतलब आप अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो उनके लिए निकाली जाती है कि जैसे पर्यटन जो भी टूरिस्ट हैं उनको ये मैगजीन मिले और वो देखें कि भाई इस बार टॉप 10 पे कौन है, तो अच्छी पहले से इस पे घूमने जाएं, इसलिए ये मैगजीन निकाली गई है। और उसमें टॉप 10 में हमारे 2 आए हैं, कौन? जयपुर तथा उदयपुर, ठीक है, जयपुर तथा उदयपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया भाई? ये जयपुर में आयोजित किया गया है। जयपुर में आयोजित किया गया है। होता क्या है तो आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं मैं। ये क्या है, जो भी ट्रेवल के जो उत्पाद होते हैं ना, जो भी ट्रेवलिंग से संबंधित उत्पाद आपके काम में ले जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे उनका एग्जीबिशन लगाया जाएगा, ठीक है, एग्जीबिशन लगाया जाएगा, और उनको जिससे क्या है पर्यटन जो उद्योग है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो आप इतना ही याद रखना, ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत है नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछ सकता है कि भाई जो RDTM है ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये जयपुर में आयोजित किया गया है। इससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि जब ये आयोजित हुआ ना, तो इसमें राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी, अर्थात राजस्थान फिल्म टूरिज्म मतलब पर्यटन, प्रमोशन मतलब संवर्धन, ठीक है, पर्यटन संवर्धन और नीति, ठीक है। राजस्थान में आपको अब नीति एक ये हमने जारी कर दी, ठीक है। फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में जो फिल्म टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में हमने एक नीति जारी कर दी। अब ये नीति आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप RS मेंस दे रहे हो तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्टिव वाला पेपर दे रहे हो तो वहां पे आपको क्या पूछा जा सकता है उसमें कि उसमें कितने जो सब्सिडी वगैरह दी गई है ना,
और इसके अलावा पर्यटन जो विकास कोष है वो कितने का अब इस बार बजट में घोषित किया गया था, वो आपसे पूछा जा सकता है ना। तो उसकी बात हम करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है भाई कि पर्यटन संवर्धन नीति। संवर्धन मतलब बढ़ाना, ठीक है। पर्यटन को हमें प्रमोट करना है ना, प्रमोट करना है। तो कैसे प्रमोट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे राजस्थान में फिल्मों की शूटिंग हो और एक फिल्मों की शूटिंग के रूप में राजस्थान को पहचाना जाए, है ना। और जो भी राजस्थान भारत में शूटिंग होना, वो राजस्थान को एक अच्छे जो मतलब गंतव्य के रूप में देखें कि राजस्थान एक अच्छा ऑप्शन है शूटिंग करने के लिए। इस प्रकार की हर संभव कोशिश राजस्थान सरकार करेगी इसके लिए। और देखो आपको यहाँ पे लिख रखा है, राजस्थान को सबसे बड़े फिल्म फ्रेंडली राज्य और फिल्म शूटिंग के लिए गंतव्य के रूप में स्थापित करना ना, ताकि मतलब जो भी भारत में शूटिंग हो फिल्म की, तो क्यों ना वो राजस्थान में आए शूटिंग करने के लिए, है ना। इसका लाभ क्या दिया गया इसमें, तो जो भी क्षेत्रीय फिल्म है आपके, है ना, क्षेत्रीय फिल्म हुई है ना, ओटीटी हुई, ओटीटी आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, ओवर द टॉप, है ना, ओवर द टॉप है। और बॉलीवुड की फिल्म हुई, हॉलीवुड की फिल्म हुई, अन्य क्षेत्रीय फिल्में जैसे आपके साउथ वाली हैं, टॉलीवुड, बॉलीवुड, ठीक है। कुछ भी मतलब हर स्टेट का अलग अलग बन जाता है आजकल, तो कुछ भी वुड लगा देते हैं पीछे। तो वो भी जितनी भी क्षेत्रीय फिल्में हैं उनको बनाने में राजस्थान सरकार क्या करेगी, जो भी टैक्स होगा राजस्थान सरकार उसमें 2 करोड़ की क्या करेगी, सब्सिडी देगी, ठीक है। 2 करोड़ की सब्सिडी देगी। आपसे एक तो ये पूछा जा सकता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि कितने करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया, तो 2 करोड़ का, ठीक है, 2 करोड़ का प्रावधान किया है। एक आपसे बात पूछ जाती है, ये इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए, कि बजट 2022-23 में राजस्थान राज्य का पर्यटन विकास कोष कितने का बनाया गया है। राजस्थान का राज्य पर्यटन विकास कोष, तो ये 1000 करोड़ रुपए का, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए का है। कौन सी 2 बातें पूछने लायक हैं, एक तो कितने सब्सिडी है तो 2 करोड़ की, और ये पर्यटन विकास कोष कितने का है, 1000 करोड़ रुपए, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा किस राज्य को राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार, केंद्रीय जो खान मंत्रालय उसने किस राज्य को राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया, ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आपको एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ पहले कि इसके ना ये थोड़ा काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट में इसको बनाऊंगा, लगभग 25-30 मिनट के आसपास होंगे एक वीडियो, दूसरा वीडियो भी इतना ही होगा। तो 2 पार्ट में आपको, ताकि आप भी जैसे अगर मैं कल दूसरा वीडियो डालूँ तो तब तक आप ये पढ़ लेना और कल दूसरा पढ़ लेना ना, तो आपके ऊपर भी एकदम से बर्डन नहीं रहेगा। और ऑनलाइन क्लास क्या है कि थोड़ी सी बोरिंग तो होती है, बाकी आप अभी जल्दी थोड़े दिन में शायद हो सकता है कि लाइव भी स्टार्ट कर दें, तो उसमें आपको कमेंट भी कर सकोगे, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी आप आराम से देख लिया करो, इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो ना। तो ये खनिज पुरस्कार था, राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार, वो किसको दिया है, तो भाई राजस्थान का हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम चांस है राजस्थान पहले दूसरे स्थान पर आया होगा। तो इसमें कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर। राजस्थान कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर। और ये जो पुरस्कार है राजस्थान को पहली बार दिया गया है ना, पहली बार दिया गया। कौन सा पुरस्कार था, राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार था। अब हम देखते हैं राजस्थान के खान व गोपालन मंत्री कौन से हैं। इनको 2 मंत्रालय दे रखे हैं, ये तो गायों वाला गोपालन मंत्री और खान मंत्री कौन है, प्रमोद जैन भाया, ठीक है, प्रमोद जैन भाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों महाराणा प्रताप पुरस्कार तथा गुरु वशिष्ठ पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी बढ़ा दी गई है ना। तो ये क्वेश्चन आपके करंट में भी इंपॉर्टेंट है ना। रही बात दूसरी, तो आपके आरएस मेंस में जो एक पेपर जोड़ रखा है स्पोर्ट्स एंड योगा का, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है, और करंट में सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। तो कितनी बढ़ाई है राशि, तो पहले 5-5 लाख कर दी गई बढ़ा के, ठीक है, 5-5 लाख बढ़ा दी गई है। पहले कितनी थी, तो 1 लाख रुपए थी दोनों में, ठीक है। इसमें महाराणा प्रताप में भी 1 लाख थी, गुरु वशिष्ठ में भी 1 लाख थी, है ना। अब कितनी कर दी है, 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी ना, 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी दोनों में। इससे पहले 2014 से पहले कितनी थी, 50,000 भी थी, ठीक है, 50,000 थी। 2014 में इसको 50,000 से 1 लाख कर दिया गया, 1 लाख का। और फिर अभी इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 लाख कर दिया गया है ना। इसका उद्देश्य क्या है बढ़ाने का, तो सबको पता है भाई, पुरस्कार राशि बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक पैसा आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है ना। तो उसके लिए पुरस्कार राशि बढ़ाई गई है। इसके साथ ही एक चीज़ और बताई गई आपको कि जो ये पुरस्कार है वो एक वित्तीय वर्ष में 5 महाराणा प्रताप पुरस्कार और 5 गुरु वशिष्ठ पुरस्कार भी दिए जाएंगे ना। तो एक वित्तीय वर्ष का अर्थ क्या है, जैसे 1 अप्रैल 2022 है ना, उससे लेकर
31 मार्च 2023 तक का एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। अगर किसी को पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही होगा। फिर 1 अप्रैल जो आपकी आएगी 2023, उससे 31 मार्च 2024 तक का एक वित्तीय वर्ष होगा। तो इसी प्रकार 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च तक का एक वित्तीय वर्ष होता है। उस एक वित्तीय वर्ष में 5 महाराणा प्रताप पुरस्कार और 5 गुरु वशिष्ठ पुरस्कार आपको दिए जाएंगे ना। किसको दिए जाएंगे? तो जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन का अर्थ क्या है भाई? तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं अपने, जैसे कि आपके ओलंपिक है, ठीक है, ओलंपिक है, आपकी कॉमनवेल्थ है जो कि अभी हुए थे थोड़े दिन पहले, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। इसके अलावा जो जैसे एशियन गेम्स है ना, एशियन गेम्स हैं। इसके अलावा आपकी विश्व चैंपियनशिप है ना। तो ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती है ना, इनमें अगर किसी खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसको महाराणा प्रताप पुरस्कार दे सकती है सरकार, है ना। और नेक्स्ट है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार क्या है? तो जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके आएगा इन चैंपियनशिप में, जैसे चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो या विश्व चैंपियनशिप हो, जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा उसके कोच को, जो उसका कोच होता है अर्थात प्रशिक्षक होगा, उसको गुरु वशिष्ठ पुरस्कार हम दे सकते हैं ना। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार हम दे देंगे, है ना। मतलब बहुत सारे, जैसे आपके 10 खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उनमें 10 में से 5 आप चुनो महाराणा प्रताप के लिए जो सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर आप करो उन 5 में से उनके कोच, उन 10 में से कोच किसके अच्छे रहे हैं, तो उन 10 में से आप कोच चुन लो। 5 चुनने आपको मैक्सिमम, तो आप 5 चुन सकते हो कोच, ठीक है। और उनको गुरु विशिष्ट पुरस्कार दे देंगे, 5-5 लाख रुपए दे देंगे, ठीक है। अब है महाराणा प्रताप पुरस्कार, और ये स्टार्ट कब हुए थे? तो महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है वो तो हुआ था 1982-83 में स्टार्ट हुआ था, 1982-83 में स्टार्ट हुआ था। और ये अपने जैसे पहले खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा तो महाराणा प्रताप पुरस्कार पहले स्टार्ट किया ना। फिर लगा कि भाई खिलाड़ी का जो जीवन होता है उसको संवारने में, खिलाड़ी का जो खेल होता है उसको संवारने में उसके कोच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसके लिए फिर कोच का भी स्टार्ट किया 2-3 साल बाद में, 1985-86 में स्टार्ट किया था। जो प्रशिक्षकों के लिए भी स्टार्ट किया गया पुरस्कार, वो कौन सा है? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। और राजस्थान में खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार तो है महाराणा प्रताप पुरस्कार, और जो कोच हैं, प्रशिक्षक हैं, उनको जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो ये है, ठीक है। इसलिए हमने देखा था क्वेश्चन में भी लिखा था कि राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार ना, तो जो खिलाड़ी हैं उनके लिए तो महाराणा प्रताप हो गया, और जो प्रशिक्षक है उनके लिए गुरु वशिष्ठ हो गया, है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके अलावा ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे थोड़ा सा याद नहीं है भी, लेकिन एक एग्जाम में पूछा गया था आपसे ये कि जो पुरस्कार राशि जो आप राज्य सरकार ने निर्धारित की है ओलंपिक पदक विजेताओं और जो राष्ट्रमंडल या फिर एशियन जो गेम्स के पदक विजेता है उनके लिए, तो वो क्या काफी सराहनीय काम किया सरकार ने, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। तो उसमें क्या क्या जो पुरस्कार राशि देने का प्रावधान किया सरकार ने वो हम देख लेते हैं। तो ओलंपिक जो पदक जीत के आएगा राजस्थान में, राजस्थान का जो निवासी होगा वो स्वर्ण पदक जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी, 3 करोड़ रुपए। जैसे कि इस बार अवनी लेकर थी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। ओलंपिक पैरालंपिक कुछ ही हो जाए, यहाँ पे पैरालंपिक भी लिख सकते हैं, पैरालंपिक, ठीक है। तो उसमें 3 करोड़ रुपए देंगे। अगर आपके सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है, तो उसको 2 करोड़ रुपए देंगे, और कांस्य वाले को 1 करोड़ देंगे। ध्यान रखना ये ओलंपिक पैरालंपिक की बात चल रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एशियाई खेल जो या फिर राष्ट्रमंडल खेल में पदक विजेताओं को इनामी राशि। अगर वो खिलाड़ी ओलंपिक में जीतेगा तो उसको ये देंगे उसके पदक के अनुसार, लेकिन अगर कोई एशियाई या फिर राष्ट्रमंडल खेलों में जीतेगा तो उसको देंगे ये पुरस्कार। कौन से गोल्ड जीतेगा इनमें तो 1 करोड़ रुपए देंगे, सिल्वर जीतेगा तो 60 लाख देंगे, और ब्रोंज जीतेगा तो 30 लाख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बजट 2022-23 में घोषित ब्रिज कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो देखो यहाँ पे आपके बजट वगैरह आर्थिक समीक्षा में जैसे आपको कोई भी योजना चली ना इस बार, तो वो नेक्स्ट वाले इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा ना राजस्थान का उसमें जुड़ जाएगी, है ना। तो इससे अच्छा कि आप अभी पढ़ लो तो उस टाइम भी आपको रिवाइज हो जाएगी, तो कोई दिक्कत, और अभी भी करंट अफेयर में तो काम आनी है वो। तो ये तो आपके बजट में घोषित हुआ था ब्रिज कार्यक्रम। ब्रिज कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो पहली बात तो है शिक्षा से संबंधित है। पहला अगर क्वेश्चन पूछेगा शिक्षा से संबंधित, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर कुछ भी पूछेगा, मान लो
कृषि से संबंधित, उद्योगों से संबंधित। तो आपको शिक्षा से संबंधित बताना ना, कैसे संबंधित है शिक्षा से। तो आपको पता होगा भाई, जो कोविड अपना आया था ना, उस टाइम पे 2 साल के लगभग बच्चों की जो थी ना, 2 साल तक बच्चे जो थे स्कूली बच्चे, उनकी पढ़ाई क्या थी, डिस्टर्ब हुई थी ना 2 साल तक। तो उनके बीच में जैसे यहाँ तक कोई बच्चा पहुंचा हुआ है तो 2 साल का गैप आ गया। अब इनको बीच में से क्या है, उनकी पढ़ाई छूट गई है ना। तो ये जो गैप था ना, उसको भरने के लिए हमने क्या किया है, एक ब्रिज कार्यक्रम स्टार्ट किया है। जैसे हम ब्रिज का अर्थ भी होता है कि पुल होता है ना, ब्रिज ना। तो हमने एक पुलिया टाइप का बांधने का काम किया है, ताकि जो लॉकडाउन से पहले उन्होंने जो सीखा था ना, उसको वो बच्चे भूल ना जाएं, उसको संजोए रखें ना, और उसी के आधार पर उनको थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, उनको जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करने के लिए ना। तो ये ब्रिज कार्यक्रम स्टार्ट किया है, कौन सा, कोविड के कारण हुई स्कूल एजुकेशन की क्षति की भरपाई के लिए स्टार्ट किया ना। और ये 75 करोड़ का बजट इसके लिए निर्धारित किया है। ये अब छोड़ देना, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं पूछेंगे कितनी क्लास के लिए स्टार्ट किया है, तो 1ली से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्टार्ट किया है, 1ली से 8वीं तक के बच्चों के लिए। और एक हमारा कार्यक्रम है राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, ठीक है, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, उसके तहत ही संचालित किया जा रहा है, ठीक है, ब्रिज कोर्स राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। तो इसमें अलग, जैसे ये कार्यक्रम क्या है, वह व्यापक है ना। जैसे इसके अंदर और चीजें भी करी जाएंगी, जैसे शिक्षा के लिए ब्रिज कोर्स चला दिया, फिर कोई और कार्यक्रम चला देंगे, इसमें कोई और बालिकाओं के लिए चला देंगे, कोई और जो कुपोषित बच्चे उनके लिए चला देंगे। तो इस प्रकार के कार्यक्रम क्या है, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, इसमें काफी बड़ा व्यापक कार्यक्रम है। उसमें से एक पार्ट है ब्रिज कोर्स ना। तो ब्रिज कोर्स किसके लिए संबंधित है, शिक्षा से संबंधित, और स्कूल एजुकेशन में क्षति जो हुई थी कोरोना के कारण, उसकी भरपाई के लिए ना। तो अब हम जो अब तक हमने पढ़ा है, जो हमारे 5-6 क्वेश्चन पढ़े हमने, 6 क्वेश्चन, उनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, उनको थोड़ी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था परिवार नियोजन सेवाओं के बारे में। परिवार नियोजन सेवाओं के के लिए जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्रालय है, उसने एक सूची जारी की थी, एक रैंकिंग जारी की थी। उसमें राजस्थान को दूसरा स्थान मिला था, ठीक है। कौन सा स्थान मिला, दूसरा स्थान मिला था। नेक्स्ट है जो हमारी ट्रेवल्स प्लस मैगजीन थी, उसने विश्व के 10 अच्छे पर्यटक जो शहर हैं उनके बारे में, अच्छे टूरिस्ट प्लेसेज हैं, अच्छे शहर हैं, उनके एक सूची जारी की थी। उनमें हमारे जयपुर और उदयपुर आए थे, ठीक है, जो कि राजस्थान भारत एशिया में टॉप 2 पे थे, ठीक है। राजस्थान में तो थे ही, एशिया में टॉप 2 थे, तो भाई भारत में भी होंगे, राजस्थान में होंगे, ठीक है, जयपुर और उदयपुर। फिर हमने देखा था एक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RDTM, इसका संस्करण कहाँ है जो चला था, दूसरा जयपुर में। इसी के अंतर्गत राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति जारी की गई थी, जिसमें क्या है, उद्देश्य क्या है, राजस्थान को फिल्म फ्रेंडली राज्य बनाना था और सर्वश्रेष्ठ शूटिंग हब बनाना था। राजस्थान को ना सर्वश्रेष्ठ शूटिंग हब बनाना था। OTT व हॉलीवुड जो बॉलीवुड की फिल्म है, फिर क्षेत्रीय फिल्म है, उनको 2 करोड़ तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। इसके अलावा एक चीज और भूल गए, इसमें हम जो पर्यटन कोष बनाया गया था ना इस बार बजट में, वो भी हम देख लेते हैं। इसमें कितने रुपए का था, 1000 करोड़ रुपए का था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, पर्यटन कोष वाला। फिर हमने देखा था राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार, जो कि केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा दिया गया था, राजस्थान को दिया गया। राजस्थान को पहली बार दिया गया था। और हमारे खान मंत्री कौन है, खान व गोपालन मंत्री, तो प्रमोद जैन भाया, ठीक है। फिर हमने देखा था जो हमने राजस्थान के सर्वोच्च खेल पुरस्कार थे, खिलाड़ियों के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार प्रशिक्षकों के लिए है। उसमें पुरस्कार राशि कितनी बढ़ाई गई थी, 5-5 लाख कर दी गई, टोटल मिला के अभी 5 लाख रुपए देंगे, पहले थी 1 लाख, और कितनी बढ़ाई है, 4-4 लाख बढ़ा के 5 लाख रुपए अभी कर देंगे, है ना। और किसको देंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अच्छा खिलाड़ी होगा वो उसको देंगे, और ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का जो अच्छा कोच होगा उसको देंगे ना। ये कब स्टार्ट हुआ, 1982-83 में स्टार्ट हुआ, 1982-83 में। ये स्टार्ट हुआ 3 साल बाद में, 85-86 में। ये दोनों क्या है, एक वर्ष में, एक फाइनेंशियल जो ईयर है, एक वित्तीय वर्ष है, उसमें 5-5 पुरस्कार दिए जा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था ओलंपिक और जो राष्ट्रमंडल या फिर एशियन खेल है, उनमें पुरस्कार राशि पदक विजेताओं को राज्य सरकार क्या क्या देगी राजस्थान में। तो गोल्ड को ओलंपिक की बात कर रहे हैं, पहले इसको छोड़ो एक बार। ओलंपिक की बात कर रहे हैं, गोल्ड वाले को 3 करोड़ देंगे, सिल्वर वाले को 2 करोड़ देंगे, ब्रॉन्ज वाले को 1 करोड़ देंगे। ये ओलंपिक की बात होगी ना। अब हम चलते हैं राष्ट्रमंडल या एशियन खेलों में। गोल्ड वाले को 1 करोड़ देंगे, सिल्वर वाले को 60 लाख देंगे, और ब्रॉन्ज वाले को 30 लाख देंगे, है ना। अब हम चलते हैं जो हमारा ब्रिज कोर्स हमने पढ़ा था, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम, एक जो अभियान चलाया जा रहा है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसी के तहत एक ब्रिज कोर्स भी सरकार द्वारा घोषित किया गया था। 1ली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए
किस लिए स्टार्ट किया गया, तो कोरोना में जो लॉकडाउन रहा उसमें पढ़ाई की जो क्षति उनकी हुई उसकी भरपाई के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो हमारे 6 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पर। हाल ही में नीमराना में आयोजित MOU सेरेमनी में जापान की कितनी कंपनियों द्वारा राज्य में निवेश के लिए MOU किया गया है? तो राज्य में निवेश के लिए कितनी कंपनियों ने MOU किया है? जापान की कंपनियां सारी ये 11 कंपनियों द्वारा किया गया है, और 11 कंपनियों ने क्या कहा है कि हम 1338 करोड़ रुपए क्या करेंगे, निवेश करेंगे राजस्थान में। 1338 करोड़ रुपए राजस्थान में निवेश करेंगे कौन? जापान की कंपनियां। ठीक है, और आपके साथ इस थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि जो जापानी पार्क है वो कहाँ पे है? नीमराना में है। ठीक है, नीमराना में है एक, और एक दूसरा अन्य इकाई क्या है वहाँ पे? गिलोथ में। ठीक है, दोनों ही कहाँ पे? अलवर में। एक आपको कहाँ की इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं? इकोनॉमिक सर्वे से आपको बता रहा हूँ मैं। आप चाहते हो कि इकोनॉमिक सर्वे को भी थोड़ा थोड़ा इसमें साथ ऐड करें, और इसमें वो जो भी स्टैटिक पार्ट है जीके का वो भी इसमें ऐड करें, तो आप थोड़ा बता देना मुझे कमेंट में, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकता हूँ। मैं तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अभी भी, लेकिन फिर वीडियो लंबी होगी तो वो आपके फिर अगर आपको बेनिफिशियल नहीं लगे तो अलग बात है, बाकी आप कहोगे तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे भी करते रहेंगे, कुछ कुछ चीज़ें करते रहेंगे। अलग से इकोनॉमिक सर्वे जब अगर टाइम मिलेगा तो वो भी करवा देंगे ना। तो क्या था? 11 कंपनियों निवेश करेंगी और 1338 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार व किसके मध्य राज्य में 10,000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित करने के लिए समझौता हुआ है? अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित करने के लिए समझौता हुआ है। राजस्थान सरकार और एक कंपनी है उसके मध्य ये समझौता हुआ है। कितने क्षमता के लगेंगे? 10,000 मेगावाट अर्थात 10 गीगावाट। ठीक है, 10 गीगावाट क्षमता के लगेंगे। क्या लगेंगे? एनर्जी पार्क लगेंगे, सोलर पार्क लगेंगे, विंड पार्क लगेंगे। ठीक है, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? जिसका सोर्स खत्म नहीं हो कभी, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है ना, तो ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। तो किसके साथ किया है? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, एनटीपीसी REL। ये एनटीपीसी भाई रेलवे वाला नहीं है, आप रेलवे की जो एग्जाम होती है ना वो नहीं है। एनटीपीसी का अर्थ है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये एक प्रकार की अर्ध सरकारी कंपनी होती है। PSUs को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, है ना। ये भारत में बिजली वगैरह का जो काम करती है, विद्युत निर्माण का कार्य करती है ना, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता इंजीनियरिंग वाले को तो पता ही होगा। थोड़ा इसके बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता तो आप ये रखना भाई एनटीपीसी ना, ये जो अलग अलग जगह से आपको थोड़े दिन पहले मैं बताया भी था जब भारत का करंट अफेयर हम पढ़ रहे थे, तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो सोलर पैनल है, सोलर पार्क है, प्लांट है, वो कहाँ लगाया गया है? तो वो एनटीपीसी नहीं लगाया था, कहाँ पे लगाया था? रामागुंडा। ठीक है, रामागुंडा तेलंगाना में लगाया था। किसने? एनटीपीसी ने ना। तो वही एनटीपीसी अलग अलग क्षेत्रों में काम करते थे, जैसे गैस की द्वारा बिजली बनाना हो, सोलर द्वारा बिजली बनाना हो, थर्मल जो कोयले द्वारा बिजली बनाना हो, तो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती रहती है। तो उसी के साथ राजस्थान सरकार ने भी समझौता कर लिया है, एक हमारे की 10,000 मेगावाट के पार्क बनाओ आप। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के पार्क, है ना। इसमें 50,000 करोड़ रुपए का ये निवेश करेंगे। ये आपके लिए एग्जाम में आने लायक इन्फॉर्मेशन है नहीं, है ना। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट की सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन राजस्थान में हो रहा है इस टाइम देश में। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग तो क्या है, 9228 मेगावाट की जो सोलर ऊर्जा है राजस्थान में पैदा हो रही है इस टाइम पे। लेकिन जो उसके बाद में मार्च में एक डाटा आया था, उसमें क्या कि 10,000 से ऊपर की मेगावाट की एनर्जी हमारे प्रोड्यूस होने लगी थी। तो आपको देख लेना कि कौन सा ऑप्शन में है। लेकिन अभी तो क्या है कि कितने की हो रही है, तो 10,000 मेगावाट या 10 गीगावाट से ऊपर की मानो आप, है ना, अभी वर्तमान में हो रही है। ये क्या है समझौता कि अभी और लगाएंगे हम आगे 10,000 मेगावाट के लिए समझौता हुआ है एनटीपीसी के साथ कि 10,000 मेगावाट की आप और लगाओ हमारे यहाँ पे पार्क। अभी कितनी हो रही है? 10,000 मेगावाट हो रही है, लेकिन अभी अगर हमें और लगाने हैं किसके साथ? एनटीपीसी के साथ मिलकर 10,000 मेगावाट के ना। एक क्वेश्चन RS में पूछा गया था इस बार, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि नवीनतम सौर ऊर्जा नीति राजस्थान की कब जारी की? तो 18 दिसंबर 2019 की, 18 दिसंबर 2019 को। इसी दिन पवन ऊर्जा व हाइब्रिड नीति भी जारी की गई थी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति, है ना। 18 दिसंबर को ही जारी की गई थी दोनों नीतियां ना।
तो इनकी डेट आपसे काफ़ी बार पूछी जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रदेश के किस जिले में हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनेगा। हाई स्पीड ट्रेन जो होती हैं उनके लिए डेडिकेटेड क्या होता है, अलग से, मतलब उन पे कोई और ट्रेन नहीं जाएगी, इस यही ट्रेन जाएंगे ना, उनके लिए उनको ही समर्पित है। डेडिकेटेड का अर्थ वैसे होता है समर्पित, है ना, उन्हीं को समर्पित है। जो हाई स्पीड की ट्रेन होगी ना, फास्ट वाली ट्रेन है ना, उनको ही समर्पित हो गए, और कोई जो सामान्य ट्रेन होती है, लोकल ट्रेन है, वो इस पर नहीं जाएंगे ना। कहाँ बन रहा है डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक, तो नावा गाँव जो है ना नागौर में, वहाँ पे बन रहा है, ठीक है, नावा गाँव नागौर में बन रहा है। इसमें और क्या स्पेसिफिकेशन है, तो भाई जो ट्रैक होगा ना वो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड होगा। इलेक्ट्रीफाइड का अर्थ क्या है, आपने देखा होगा जो ट्रेन के पटरी होते हैं उसके दोनों साइड खंभे लगे होते हैं और उनके ऊपर ऊपर बिजली के तार चलते होते हैं ना, तो वो ट्रेन होती हैं जो पूरी तरीके से बिजली से चलती हैं। उनमें जो ये स्टीम, जो क्या बोलते हैं, डीजल वाला इंजन नहीं होता, और जो बिजली से ट्रेन चलती हैं, इस प्रकार ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक होगा, मतलब पूरे उस पर बिजली के तार बिछे होंगे। जो भी ट्रेन इस पर जाएगी वो लाइट से चलेगी, बिजली से चलेगी। कितनी लंबाई इसकी, तो 45 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और ये पूरी तरीके से ग्रीन प्रोजेक्ट है। ग्रीन प्रोजेक्ट का अर्थ क्या होता है, दो प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं। आपको कहीं भी कोई भी परियोजना बन रही हो, कोई भी रोड बन रही हो, उसमें दो टाइप के नाम आपको आएंगे, ग्रीन प्रोजेक्ट और एक आएगा ब्राउन प्रोजेक्ट, ठीक है। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, है ना। ग्रीन प्रोजेक्ट का अर्थ होता है पूरी तरीके से नया प्रोजेक्ट, है ना, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब पूरी तरीके से सब कुछ नया बनाएंगे। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट का अर्थ है कि वहाँ पे जैसे कि मतलब पहले से कुछ बना हुआ पार्ट अभी उसमें कुछ और जोड़ देंगे ना। जैसे यही 45 किलोमीटर का था, अगर पहले से 25 किलोमीटर बना होता तो, और अभी 20 किलोमीटर ही और बनाना होता, तो इसको बोलते ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, है ना। लेकिन अभी 45 किलोमीटर पूरा का पूरा नया ही बनाएंगे शुरू से ही, तो उसको बोलेंगे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, है ना। तो इतना ये बात ये। इसके अलावा इसमें जो भी स्टेशन होगा ना वो सभी सौर ऊर्जा से संचालित होंगे ना, सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये टेस्ट ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा, नावा गांव में बनाया जाएगा, ठीक है, नावा गांव में बनाया जाएगा। और ये बनने के बाद में विश्व स्तरीय पहला ऐसा ट्रैक होगा ना जिसपे किसी भी ट्रेन का क्या किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है ना, किसी भी ट्रेन का टेस्ट किया जा सकता है। कर क्यों रहे हैं कि तो ट्रेनों में सुरक्षा, जो भी ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं उसको लिए, और प्लस गति जो ट्रेनों की बढ़ाने के लिए ये टेस्ट ट्रैक बना रहे हैं ना। नेक्स्ट है देश की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल लोक सेवा अदालत कहाँ शुरू की गई है, तो ये राजस्थान में शुरू की गई है। किसने शुरू की है भाई ये, मतलब क्या है, डिजिटली रूप से इसमें सुनवाई की जाएगी। तो कहाँ शुरू की है, राजस्थान में शुरू की गई है। किसके द्वारा, तो अपना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, नालसा उसके नाम से उसको जाना जाता है। उसके अध्यक्ष हैं यू ललित, ठीक है, यू ललित। अभी आपको पता भी होगा कौन है ये, हमारे 49वें CGI अर्थात मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट के, वो बने हैं जस्टिस यू ललित, है ना। उस टाइम तक ये क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे केवल यू ललित, और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो नालसा है उसके कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। तो उनके द्वारा ये राजस्थान में उद्घाटन इसका किया गया था। और अभी वर्तमान में लेकिन ये 49वें CGI भी बन गए हैं। तो आपके लिए एक और करंट अफेयर तैयार हो गया है कि भारत के 49वें CGI कौन बने हैं, तो जस्टिस यू ललित, उदय उमेश ललित, ना, इनका पूरा नाम क्या है, उदय उमेश ललित, ना। और 48वें कौन से थे, तो आपको पता ही होगा, थोड़े दिन पहले मैंने बताया था NV रमन, ठीक है, NV रमन्ना 48वें थे ना। इसका जो ये डिजिटल जो AI आधारित डिजिटल लोक सेवा अदालत है उसका विकास किसने किया, निर्माण उसका किसने किया है, तो एक कंपनी है जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। ये जो राजस्थान का जो विधिक सेवा प्राधिकरण है रालसा, उसका प्रौद्योगिकी भागीदार है, मतलब जो रालसा है उसको टेक्नोलॉजी की चीजें ये प्रोवाइड कराता है ना, जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी ना, इसलिए उसने AI आधारित जो लोक सेवा अदालत है वो इसको प्रोवाइड कराई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रदेश के पहले महिला वित्तीय संस्थान के रूप में राजस्थान महिला निधि की स्थापना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वापस देखते हैं। राजस्थान में प्रदेश के पहले महिला वित्तीय संस्थान के रूप में राजस्थान महिला निधि की स्थापना किस राज्य के स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर की जा रही है। मतलब राजस्थान का एक महिला वित्तीय संस्थान बनाया जाएगा जो कि महिलाओं को क्या करेगा, वित्त प्रोवाइड करेगा, वित्त मतलब पैसे, ऋण प्रोवाइड कराएगा। और एक ये हमारे राजस्थान में किस नाम से जाना जाएगा, राजस्थान महिला निधि। निधि क्या होती है, फंड, ठीक है, कोष, ठीक है, निधि बनाई जाएगी
जो कि राजस्थान महिला निधि के नाम से जानी जाएगी। किस राज्य की स्त्री निधि मॉडल के तर्ज पे होगी? तो ये तेलंगाना राज्य का है स्त्री निधि मॉडल। वहाँ पे तेलंगाना ने पहले से बना रखा है स्त्री निधि मॉडल और उनका सक्सेसफुल भी रहा है। किस लिए बनाए जाते हैं? तो ये महिलाओं को कोई भी कार्य करना है, जो कोई छोटा मोटा वो बिजनेस कर रही हैं, उनमें उनको अगर ऋण की आवश्यकता है तो इसमें उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। लोन प्रोवाइड करवाएंगे उनको, तो उसके लिए स्थापित किया जा रहा है ना। कैसे स्थापित करेंगे? तो ये राजस्थान में एक संस्था है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसको छोटे नाम से जाना जाता है राजीविका, ठीक है। राजीविका क्या काम करती है? तो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र ना, उनमें रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए कार्य करती है ना। रोजगार के साधन कैसे बढ़े उनके लिए अनेक उपाय करती है, अलग अलग टाइप की सरकार की योजनाएं हैं, उनको इम्प्लीमेंट करती है यहाँ पे। तो उसके माध्यम से एक सहकारी वित्तीय संस्था के रूप में इसको खोला जाएगा। सहकारिता मैंने आपको वीडियो मेंस में पढ़ाया था। अगर आपको थोड़ा सहकारिता का अगर कहीं पे काम आ रहा है तो उसमें चैनल पे जाके आप देख लेना, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया हुआ है, काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया था। सहकारी समितियाँ क्या होती हैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कि जहाँ पे कई लोग मिलकर और कोई भी कॉमन प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे दूध की डेयरी, एक आदमी दूध की डेयरी चला सकता है क्या? नहीं चला सकता। गाँव का जो छोटा आदमी है, तो जैसे 10 आदमियों ने मिलकर क्या किया कि दूध इकट्ठा करेंगे, फिर उसको कहाँ पे दे के आएंगे? फैट वगैरह पे दे के आएंगे, किसी कंपनी में दे के आएंगे ना। तो जो भी लाभ होगा आपस में बांट लेंगे। तो ये एक सहकारी समिति हो गई, आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया मैंने। लेकिन अगर इनको क्या है, जैसे ये सारी महिलाएं हैं, अगर इनको किसी जैसे कोई भैंस खरीदनी है, कोई कहीं पे भी चारा खरीदना है, तो उसके लिए ऋण की आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या कहाँ जाएंगे वो? तो इसके लिए सरकार ने एक फंड बनाया है, जो राजस्थान महिला निधि के नाम से, जो कि सहकारी संस्था के रूप में कार्य करेगी। कौन इसकी स्थापना करेगा? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ठीक है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसके लिए एक एमओयू किया है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने, राजस्थान सरकार ने। किसके साथ? तेलंगाना के साथ है ना, क्योंकि तेलंगाना में स्त्री निधि मॉडल पहले से चल रहा है, उसी की तर्ज पे राजस्थान में भी किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऋण सुविधा इसमें कितनी प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये 2 टाइप के ऋण देंगे। 40,000 तक का ऋण देना है तो 48 घंटे में प्रोवाइड करवाएंगे आपको, 48 घंटे में। और 40,000 से ऊपर का है तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। ये आपको मैं रिवीजन करवा दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिवीजन करवाऊंगा। एक बार एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो देख लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहाँ पैरा खेल अकादमी की स्थापना के लिए मंजूरी दी है? पैरा खेल अकादमी क्या होती है? जो भी दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनके लिए एक अकेडमी बनाई जाएगी खेल की। कहाँ पे मंजूरी दी सरकार ने? ये तो ये जोधपुर में मंजूरी दी गई है। इससे पहले बजट जो हमारा 2022-23 आया था, उसमें जो गहलोत जी उन्होंने क्या कहा था कि जयपुर में और जोधपुर में 2 जगह पैरा खेल अकादमी स्थापित करेंगे। उसी के तहत अभी जोधपुर में बनाने की अनुमति दी है, जयपुर में भी थोड़ी देर में दे देंगे, क्योंकि बजट में घोषणा की है। तो ये था हमारा ये आज तक का आज राजस्थान का करंट अफेयर। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा और आगे इसके लिए बढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ। जो एक बार तो हमने कर लिया रिवीजन, पीछे एक बार और करवा देता हूँ जो अभी हमने पढ़ाया नया। तो ये था कि जापान में 11 जो कंपनी, जापान की जो 11 कंपनी आई थी राजस्थान में निवेश के लिए, उन्होंने 1338 करोड़ रुपए के निवेश के लिए साइनिंग एमओयू किया है। इसके अलावा राजस्थान सरकार और एनटीपीसी की जो रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है उसके मध्य एक एमओयू हुआ है, समझौता हुआ है। उसके अंतर्गत 10,000 मेगावाट के पावर पार्क बनाए जाएंगे राजस्थान में, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। इसमें 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी एनटीपीसी। और सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान क्या है? फर्स्ट स्थान पे है। इसके अलावा सौर ऊर्जा नीति कब आई थी? तो 18 दिसंबर 2019 को आई थी। पवन ऊर्जा नीति भी इसी दिन आई थी, ठीक है। पवन ऊर्जा नीति भी 18 दिसंबर 2019 की आई थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट था हाई स्पीड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक था, जो कि ट्रेन के लिए, जो कि नावा गांव नागौर में बन रहा था। ये विश्व का पहला इलेक्ट्रीफाइड, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड हाई स्पीड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक होगा। इसमें सारे सोलर स्टेशन होंगे। 45 किलोमीटर लंबा था ये, और ये पूरी तरीके से ग्रीन प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, ग्रीन प्रोजेक्ट होगा। नेक्स्ट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल लोक सेवा अदालत कहाँ स्टार्ट की गई थी? तो राजस्थान में जस्टिस यू ललित द्वारा शुरू की गई थी, जो कि रालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, जो अभी वर्तमान में 49वें CJI भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। और ये जो डिजिटल लोक सेवा अदालत है, इसका विकास किसने किया? जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी ने किया, जो कि रालसा अर्थात राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रौद्योगिकी भागीदार है ना।
अब हम देखते हैं ये इम्पोर्टेंट राजस्थान महिला निधि, जो कि एक वित्तीय संस्थान होगा और तेलंगाना के स्त्री निधि मॉडल पर आधारित होगा ये। इसलिए तेलंगाना से ये स्त्री निधि मॉडल जो उनका है ना, उसको समझने के लिए एक एमओयू किया है। किसने किया है एमओयू? सरकार की तरफ से तो राजीविका ने किया है। ठीक है, राजीविका ने किया है। राजीविका क्या है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद, विकास परिषद, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करती है ना। तो उन्होंने तेलंगाना के साथ ये एमओयू किया है कि ताकि जो तेलंगाना का स्त्री निधि मॉडल है उसको समझा जा सके और उसके आधार पे जो ये राजस्थान महिला निधि है उसकी स्थापना की जा सके, है ना। इसमें 2 प्रकार के ऋण होंगे। 40,000 रुपये का 48 घंटे में दिलाया जाएगा और 40,000 से ऊपर का 15 दिन में दिलाया जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो और इसका पार्ट 2 भी जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मतलब क्रोनोलॉजी और सूजस दोनों को सम्मिलित करके मैंने पढ़ाया है, तो और कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। थैंक यू एवरीवन।